और दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आपके लिए लाई हूँ इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जी हाँ, यूपीपीएससी में, यूपीएससी में आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी के। पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता का संबंध किससे है? निम्नलिखित में से जैव विविधता का संबंध किससे है? तो किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीवों की विविधता से। यह केवल जानवरों या पौधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सूक्ष्मजीव, कवक और उन सभी के बीच पाए जाने वाले आनुवंशिक अंतर भी शामिल हैं। जैव विविधता के 3 प्रमुख स्तर होते हैं। सबसे पहले आता है आनुवंशिक विविधता, फिर आती है प्रजाति विविधता और फिर आती है पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? निम्नलिखित में से जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसों की वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड अंतरिक्ष में फैल रही है और अन्य गैसों की वृद्धि भी हो रही है। अन्य ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में वृद्धि की यह मुख्य कारण है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव कैसे काम करता है? जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो पृथ्वी की सतह उन्हें सोख लेती है और फिर गर्मी के रूप में वापस छोड़ती हैं। सामान्यतः ये गैसें उतनी ही गर्मी रोकती हैं जितनी जीवन के लिए ज़रूरी है। जब हम जीवाश्म ईंधन जलाते हैं या फिर जंगलों को काटते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। यह अड़ी हुई परत एक कंबल की तरह काम करती है, जो बाहर जाने वाली गर्मी को अंतरिक्ष में जाने नहीं देती और उसे वापस पृथ्वी की ओर मोड़ देती हैं। कौन कौन सी गैसें हैं जिससे आपके ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव पड़ रहा है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ? कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ था आपका 1973 में। कब? 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था। इसका क्या उद्देश्य था प्रोजेक्ट टाइगर का? कि बंगाल टाइगर की घटती आबादी को रोकना, उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना और उनकी संख्या में वृद्धि सुनिश्चित करना। इस ये आपका प्रोजेक्ट टाइगर जो नेतृत्व किया गया था, ये किया गया था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कैलाश सांकला को इसका पहला निदेशक नियुक्त किया गया था, जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। शुरुआत में ना केवल नॉन टाइगर रिजर्व थे, शुरुआत में केवल नॉन टाइगर रिजर्व थे, बल्कि आज भारत में 55 से अधिक टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से हैं भारत में मुख्य टाइगर रिजर्व? सबसे पहला आपका जिम कॉर्बेट, जो भारत का पहला टाइगर रिजर्व रहा है। जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है। उसके उसके बाद आता है आपका कान्हा टाइगर रिजर्व, जो आपका मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आता है आपका सुंदरवन, जो पश्चिम बंगाल में है। और जो फिर आता है बांदीपुर, जो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रामसर सम्मेलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? किसका रामसर सम्मेलन? तो वह आपका आर्द्र भूमि संरक्षण से। किससे? आर्द्र भूमि संरक्षण से। इसे दुनिया के सबसे पुराने अंतर सरकारी समझौते में से एक माना जाता है, जो विशेष रूप से किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी, यह संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित हुई थी। इसलिए 2 फरवरी को हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये क्वेश्चन और बन जाता है आपका कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी। भारत ने इस संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। क्या उद्देश्य था इसका रामसर सम्मेलन का? आर्द्र भूमियों को नष्ट होने से बचाना और स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से उनका संरक्षण करना। आर्द्र भूमि क्यों महत्वपूर्ण है? वेटलैंड्स क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उससे जल शुद्धिकरण होता है, प्राकृतिक फिल्टर की तरह काम करते हुए प्रदूषकों को सोख लेती है आर्द्र भूमि। उसके बाद आता है बाढ़ नियंत्रण, अतिरिक्त वर्षा जल को सोखकर बाढ़ के खतरे को भी कम कर देती है। प्रमुख रामसर स्थल कौन कौन से हैं भारत में? चिल्का झील है, जो उड़ीसा में है। सुंदरवन है, जो पश्चिम बंगाल में है। केवला देव थाना है, जो राजस्थान में है। और रेणुका वेटलैंड है, जो आपका हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई? तो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की आपकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010। कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 में हुई थी। क्या था इसका उद्देश्य इसकी स्थापना करने का? पर्यावरण का संरक्षण करना, वनों के बचाव और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी और त्वरित निपटारा
करना इसका उद्देश्य था। इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में स्थित है। एनजीटी में न्यायिक और विशेषज्ञ दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। क्या के विशेष अधिकार है एनजीटी के पास? एनजीटी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा निर्धारित की प्रकृति से बाध्य नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पर भारी जुर्माना लगा सकता है और आदेशों को न मानने पर जेल की सजा भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ? समताप मंडल में। यह परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ ओजोन गैस की सांद्रता सबसे अधिक होती है, जो हमारे ग्रह के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। अगर ओजोन परत ना हो तो हमें स्वास्थ्य समस्याएं होने लगेंगी, जैसे त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद और प्रतिरक्षा प्रणालियां कमजोर होने जैसी समस्या बढ़ जाएंगी। ओजोन परत क्षरण का मुख्य कारण क्या है? आपकी गैसें, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, हैलोन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें हो गई। ये गैसें फ्रिज, एयर कंडीशनर और अग्निशामक यंत्रों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेड डेटा बुक प्रकाशित कौन करता है? कौन करता है रेड डेटा बुक प्रकाशित? वो करता है IUCN। कौन करता है? IUCN। IUCN की फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक ऐसी सूची है जो पौधों, जानवरों और अन्य जीवों की उन प्रजातियों का विवरण देती है जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है या फिर वो विलुप्त हो चुकी है। इन प्रजातियों को उनके खतरे के आधार पर 9 श्रेणियों में बांटा गया है। एक हो गई विलुप्त, जो अब जिनका कोई भी जीवित प्रतिनिधि नहीं बचा। अनविलुप्त, जो केवल चिड़ियाघरों या संरक्षित क्षेत्रों में जीवित है। घोर संकटग्रस्त, जिनके विलुप्त होने का अत्यधिक उच्च जोखिम है। संकटग्रस्त, जिनके निकट भविष्य में विलुप्त होने का खतरा है। सुभेद, जिनकी संख्या तेजी से कम हो रही है। संकट के निकट, जो भविष्य में संकटग्रस्त हो सकते हैं। संकट मुक्त, जो सुरक्षित है। आंकड़ों का अभाव, जिनके बारे में प्राप्त जानकारी नहीं है या फिर अनाकलित, जिनका अभी मूल्यांकन नहीं हुआ है। एनजीटी की IUCN की आपकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 में। कब? 5 अक्टूबर 1948 में, जिसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्बन क्रेडिट का क्या उद्देश्य है? कार्बन क्रेडिट का क्या उद्देश्य है? तो कार्बन क्रेडिट का उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाना। क्या? ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाना। कार्बन क्रेडिट क्या है? कार्बन क्रेडिट का मुख्य जो उद्देश्य है वो औद्योगिक इकाइयों और देशों द्वारा उत्सर्जित होने वाली ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को कम करना है। यह मूल रूप से प्रदूषण पर कीमत लगाने का एक तरीका है। इस अवधारणा को 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश किया गया था। क्या करता है, कैसे काम करता है कार्बन क्रेडिट? सबसे पहले वो सरकार प्रत्येक कंपनी के लिए एक कार्बन उत्सर्जन की एक अधिकतम सीमा तय कर देती है कि आप इतना ही कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं, और यदि कोई कंपनी अपनी तय सीमा से कम उत्सर्जन करती है तो उसे कार्बन क्रेडिट बचा लिए हैं। लेकिन यदि कोई दूसरी कंपनी अपनी सीमा से ज़्यादा प्रदर्शन करती है तो उसे भारी जुर्माने से बचने के लिए उस पहली कंपनी से क्रेडिट खरीदने होंगे। तो ये जुर्माना, एक कार्बन क्रेडिट उन्हें दिए जाते हैं कि अगर आपने कम किया है तो आपको कार्बन क्रेडिट आपने बचा ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? कौन सा चिपको आंदोलन? तो वह आपका उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड राज्य से समझता है ये चिपको आंदोलन। इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले की रेणी गांव से हुई थी। यह आंदोलन आधुनिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलनों से एक माना जाता है, जो पूरी तरह से अहिंसक और जन भागीदारी पर आधारित था। कौन कौन थे इस आंदोलन के मुख्य नायक? इस आंदोलन के मुख्य नायक थे सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट। क्या कारण था इस आंदोलन का? जंगलों की अंधाधुंध व्यावसायिक कटाई को रोकना। जब ठेकेदार पेड़ काटने आए तो ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों को गले लगा लिया ताकि उन्हें काटा ना जा सके। इस कारण इसका नाम क्या पड़ा?
चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का क्या उद्देश्य है? किसका? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का। तो वो उद्देश्य है संरक्षण एवं सतत विकास। क्या? संरक्षण एवं सतत विकास। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य केवल प्रकृति का संरक्षण करना नहीं बल्कि संरक्षण और सतत विकास के बीच एक संतुलन बनाना है। इसे किसके द्वारा बढ़ावा दिया गया था? इसे यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत बढ़ावा दिया जाता है। इसकी संरचना कैसे कैसे होती है? सबसे पहले कोर क्षेत्र, ये सबसे सुरक्षित हिस्सा होता है। उसके बाद अफर क्षेत्र या कोर क्षेत्र के चारों ओर होता है। उसके बाद आता है संक्रमण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं पेरिस समझौता निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? कौन सा? पेरिस समझौता। तो वो है आपका जलवायु परिवर्तन से। किसे? जलवायु परिवर्तन से। इसे 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के द्वारा अपनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि को नियंत्रित करना है। क्या करना है? नियंत्रित करना जो जलवायु में परिवर्तन आपका हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ई वेस्ट का प्रमुख स्रोत क्या है? क्या है ई वेस्ट का प्रमुख स्रोत? तो है आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। ई वेस्ट के प्रमुख स्रोत क्या है? सबसे पहले आपका आईटी और दूरसंचार उपकरण, जैसे आपके स्मार्टफोन हो गए, लैपटॉप्स हो गए। इसके बाद आपके घरेलू उपकरण जैसे फ्रिज हो गए, एसी हो गए, या फिर आपके टीवी हो गए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें आपकी हो गई, या आपकी सब ई वेस्ट ही रहेगी। लेकिन आप जब इनको लाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण होगा, इसलिए खतरनाक है। क्वेश्चन आता है एज इफेक्ट किससे संबंधित है? एज इफेक्ट आपका संबंधित है आवास विखंडन से। किससे? आवास विखंडन से। जब किसी बड़े और निरंतर प्राकृतिक आवास जैसे घने जंगल को सड़कों, कृषि भूमि या बस्तियों के लिए निर्माण के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, तो उस आवासीय किनारों को पर जो पारिस्थितिकी परिवर्तन होते हैं उसे ही एज इफेक्ट कहा जाता है। एज इफेक्ट क्या प्रभाव पड़ता है? आंतरिक प्रजातियों का नुकसान होता है, आनुवांशिक अलगाव होता है और मानव वन्यजीव संघर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइलेंट वैली आंदोलन। कौन सा आंदोलन? साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो वह आपका केरल से। किससे? केरल से। क्या कारण थे साइलेंट वैली आंदोलन का? केरल सरकार ने कुंती ऊंझा नदी, कौन सी नदी? कुंती ऊंझा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना के तहत बांध बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसे साइलेंट वैली के करोड़ों साल पुराने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के डूबने का खतरा था। इस आंदोलन का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? केरल शास्त्र साहित्य परिषद नामक एक नागरिक संगठन ने किया था। यह केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसे संबंधित है? कौन सा प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो वो आपको संबंधित है ओजोन परत संरक्षण। किससे? ओजोन परत संरक्षण। इस पर हस्ताक्षर किए थे 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हस्ताक्षर किए गए थे। ये आपका जब अभावी हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1989 से। क्या उद्देश्य था इस प्रोटोकॉल का? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन और कार्बन ट्राइटोक्लोराइड के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। ओजोन परत वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि इस तरह प्रयास जारी रहे तो 2060 के दशक तक अंटार्कटिका के ऊपर का ओजोन छिद्र पूरी तरह भर सकता है। 16 सितंबर को इसी प्रोटोकॉल के आत्म दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको मेरे क्वेश्चंस? आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, अपने एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। चलिए, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।